Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start another chapter which is multi-dosage regimen or multiple dosage regimen. This is chapter 9 of 7th edition of Applied Biopharmaceutics and Pharmacokinetics, page number 205. Now let us start the slides or in PPT. Now most drugs treating chronic diseases like arthritis, hypertension require multiple doses to maintain therapeutic effectiveness. ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, लाइक आर्थराइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इवन डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया। और उसमें ऐसा नहीं होता कि एक ड्रग ली, एक डोज ली और उसके बाद डिजीज़ ख़त्म हो गई, ठीक हो गई। आपको मल्टीपल डोजेस लेके चलनी पड़ती हैं, रोज़ाना एक डोज या रोज़ाना 2 डोज या रोज़ाना 3 डोजेस लेनी है। So after a single dose, plasma drug level rise above and then fall below the minimum effective concentration. तो पहली डोज जो दी जाती है उसके बाद प्लाज्मा लेवल राइज होता है उस ड्रग का, फिर वो दोबारा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस करता है और फिर उसके बाद दोबारा नीचे आ जाता है, मेटाबोलाइज होकर और एलिमिनेट हो जाता है और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से फिर नीचे आ जाता है, क्योंकि देखिए जो आपने डोज दी थी वो बॉडी में गई, उसने अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, मेटाबोलाइज हो गई और एलिमिनेट हुई और एमईसी से नीचे आ गई, जिसके बाद क्या हुआ, रिड्यूसिंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट। सो multiple dosage regimen maintain plasma level within the therapeutic window, means above the MEC but below the MTC, ensuring optimal clinical effectiveness for antibacterials, cardiotonics, anticonvulsant and other medications. तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वही मल्टीपल डोजेज रेजिमेंट मेंटेन करना पड़ता है ताकि प्लाज्मा लेवल मेंटेन रहे उस ड्रग का बिटवीन द थेराप्यूटिक विंडो, यानी इन बिटवीन ड्रग लेवल शुड मेंटेन इन बिटवीन MEC और MTC, ताकि क्लिनिकल इफेक्टिवनेस अचीव हो सके, चाहे वो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हो, कार्डियोटोनिक ड्रग्स हो, एंटी हाइपरटेंसिव हो, एंटी डायबिटिक्स हो, एंटी कन्वल्सेंट्स हो या और कोई अदर मेडिकेशंस हो। सो टू मेन पैरामीटर्स डिफाइन डोजिंग रेजिमेन। दो मेन पैरामीटर्स हमें बता रहे होते हैं कि डोजेज रेजिमेन क्या होना चाहिए। डोज साइज मीन्स कि कितने मिलीग्राम की डोज दे रहे हैं हम, लाइक 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, दैट इज कॉल्ड डोज साइज। एंड सेकंड इज टॉर विच इज़ डोजिंग फ्रीक्वेंसी और डोजिंग इंटरवल, कि यानी कितनी फ्रीक्वेंसी या इंटरवल से आप ड्रग डोज को रिपीट कर रहे हैं। जैसे हर 8 घंटे के बाद, यानी टॉर इज इक्वल टू, लाइक अगर इज इक्वल टू 8 मीन्स एवरी 8 आवर के बाद आपने वो ड्रग की जो डोज है रिपीट करनी है, मे बी 12 आवर, मे बी 24 आवर, तो वो ड्रग टू ड्रग वेरी करेगा। फॉर ड्रग्स विद ए नैरो थेरेप्यूटिक रेंजेस लाइक डिजॉक्सिन एंड फेनिटोइन, डिफाइनिंग therapeutic minimum and maximum non-toxic plasma concentration is essential। वो ड्रग्स जिनका थेरेप्यूटिक रेंज नैरो होती है, जैसा कि डिजॉक्सिन है जो कि कार्डियोटोनिक ड्रग है, फेनिटोइन है जो कि एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, उसमें तो ख़ास तौर से क्योंकि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन MEC और MTC के दरमियान जो रेशो है वो बहुत नैरो होता है, तो वी नीड टू बी वेरी कंसर्न अबाउट इट, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन की जो मेंटेनेंस है वो असेंशियल है। The target plasma drug concentration must relate to therapeutic response, और जो target plasma drug concentration है वो therapeutic response को correlate करे with regimens designed to produce concentration within the therapeutic window, और ड्रग की concentration उस रेंज में रहे जो कि therapeutic window होती है। Now we need to move to the next slides. Now the principle of superposition। अब जब हम बात करते हैं मल्टीपल डोजिंग काइनेटिक की या ड्रग जो मल्टीपल डोजिंग रेजिमेन से दी जा रही है, तो वहाँ पर एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है जो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, कोर एजम्पशन क्या है, अर्ली डोजेस डू नॉट अफेक्ट द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ सब्सिक्वेंट डोजेस, यानी जो हमने शुरू में डोज दी थी वो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डोज दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डोज दे रहे हैं, तो यानी जैसे अभी जो डोज दी है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करके ख़त्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, और अगली डोज जो दे रहे हैं वो पिछली डोज से पे ओवरलैप नहीं होगी और उसके पे कोई इफेक्ट फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट नहीं डालेगी। फिर उसके बाद जो थर्ड डोज होगी वो फर्स्ट 2 डोज पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर जो फोर्थ डोज होगी वो फर्स्ट 3 डोज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये कोर एजम्पशन है इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, अर्ली डोजेज डू नॉट अफेक्ट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ सब्सिक्वेंट डोजेज। सेकेंड, blood level overlay means second, third and nth dose means second, third, fourth, fifth, sixth, जो भी nth dose है,
सुपर इम्पोज ऑन द n-1 डोज लेवल, यानी वो पिछली डोज के सुपर इम्पोज हो जाएगी, यानी उसको उसको रिप्लेस कर देगी, सुपर इम्पोज कर देगी, उसके ऊपर आ जाएगी. एंड AUC कंसिस्टेंसी, फर्स्ट डोज AUC इक्वल टू द स्टडी स्टेट एरिया बिटवीन द डोजेज. ये मीन्स के फर्स्ट डोज का AUC वो इक्वल होगा सेकेंड डोज के AUC के. इसी तरह से सेकेंड डोज का AUC इक्वल होगा थर्ड डोज के AUC से. फोर्थ डोज का AUC इक्वल होगा थर्ड डोज के AUC से. यहाँ तक कि nth डोज जो होगी, लास्ट डोज, वो AUC इक्वल होगा उससे पिछली डोज के. तो मीन्स के तमाम डोजेस के AUC इक्वल होंगे. तो ये 3 एजम्पशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की. सो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अलाउज फार्माकोकाइनेटिस्ट to project plasma drug concentration time curve after multiple consecutive doses based on single dose data. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये अलाउ करेगा फार्माकोकाइनेटिक्स को कि वो प्रोजेक्ट कर सके, यानी पहले से डिटरमिन कर सके कि फर्स्ट डोज का जो AUC था, यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व, वो आगे की डोजेज जो मल्टीपल डोज होंगी वो उसी का रेसिप्रोकेट होगा. दिस रिक्वायर 2 बेसिक एजम्पशन. 2 बेसिक एजम्पशन है. द ड्रग इज एलिमिनेटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी ड्रग जो एलिमिनेट हो रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से. एंड फार्माकोकाइनेटिक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज रिमेन अनचेंज आफ्टर द मल्टीपल डोजेस. मीन्स के फार्माकोकाइनेटिक्स में कोई चेंज नहीं आ रही. जैसी फार्माकोकाइनेटिक फर्स्ट डोज की थी वही फार्माकोकाइनेटिक सेकंड डोज की है, वही थर्ड डोज की है, वही फोर्थ डोज की है, वही फिफ्थ डोज की है, वही nth डोज की है. However, superposition does not always apply. हमेशा ये अप्लाई नहीं होगा. सम टाइम इट डेविएट्स. फार्माकोकाइनेटिक्स में चेंज आफ्टर मल्टीपल डोजिंग ड्यू टू चेंजिंग इन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी, सैचुरेशन ऑफ ड्रग कैरियर सिस्टम, यानी चाहे वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम सैचुरेट हो जाए, या एलिमिनेशन लाइक वही एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन. एंजाइम इंडक्शन होगा तो ड्रग ज़्यादा मेटाबोलाइज होनी शुरू हो जाएगी और AUC नीचे आ जाएगा, फिर आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी. एंजाइम इनहिबिशन होगा तो जो प्रीवियस डोज दी जा रही थी अब वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी जो पिछली डोज का AUC था वो अगली डोज का AUC उससे भी ज़्यादा हो गया, मीन्स के MTC को क्रॉस करने लगी. तो ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल वहाँ फेल हो गया. सो ड्रग्स फॉलो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स इन दिस केस. इससे पहले तो लीनियरिटी थी, लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी कि चेंजिंग इन पैथोफिजियोलॉजी, सैचुरेशन ऑफ कैरियर सिस्टम, एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, तो फिर जो होगा नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक अप्लाई होनी शुरू हो जाएगी. एंड जनरली डोंट हैव प्रिडिक्टेबल प्लाज्मा कंसंट्रेशन आफ्टर मल्टीपल डोजेज यूजिंग दिस प्रिंसिपल. तो इस केस में फिर सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये कह रहा था कि जो पिछली डोजेस की जो AUC था, जो फार्माकोकाइनेटिक्स थी, वही आगे की यानी सब्सिक्वेंट डोजेस की फार्माकोकाइनेटिक्स होगी और कोई ड्रग की एक्यूमुलेशन बॉडी में नहीं होगी. लेकिन अगर इनमें से कोई सिचुएशन अप्लाई होगी तो फिर ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं होगा. नाउ अंडरस्टैंडिंग ड्रग एक्यूमुलेशन. व्हेन एक्यूमुलेशन अकर, व्हेन द सेकंड डोज इज गिवन बिफोर द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस डोज. अगर सेकंड डोज प्रीवियस डोज की कंप्लीट एलिमिनेशन से पहले दे दी गई, ड्रग एक्यूमुलेशन अकर, उसमें ड्रग एक्यूमुलेशन होगी. प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉलो द सेकंड डोज विल बी हायर देन द करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन आफ्टर द फर्स्ट डोज. तो फिर क्या होगा कि अभी पिछली ड्रग एलिमिनेट नहीं हुई थी, आपने अगली डोज दे दी, तो पिछली ड्रग की कंसंट्रेशन और नई ड्रग की कंसंट्रेशन एडअप हो गई, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऊपर चली गई. जैसे ये सिचुएशन है यहाँ का ग्राफ में कि ये पहली डोज की कंसंट्रेशन थी और जब आपने सेकेंड डोज दी तो वो कंसंट्रेशन ऊपर चली गई. ठीक है, तो यानी ये कि पिछली ड्रग की कंसंट्रेशन भी इसमें ऐड हो गई, यानी ड्रग की एक्यूमुलेशन हो गई. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ड्रग की एक्यूमुलेशन हो जाना. व्हेन एक्यूमुलेशन डज नॉट, अच्छा तो ये तो यानी ये कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो फेल हो रहा है. अच्छा, व्हेन एक्यूमुलेशन डज नॉट अकर, कब एक्यूमुलेशन नहीं होगी? इफ द सेकंड डोज इज गिवन आफ्टर ए टाइम इंटरवल लॉन्गर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द प्रीवियस डोज, देन ड्रग विल नॉट एक्यूमुलेट इन द बॉडी. अगर सेकंड डोज उस वक्त दी गई जब इतने इंटरवल के बाद कि फर्स्ट डोज जो थी वो उसको जितना टाइम चाहिए था एलिमिनेट का, वो एलिमिनेट कर गई. ठीक है ना, प्रीवियस डोज एलिमिनेट कर चुकी है, तो अब आपने सेकंड डोज दी है तो अब ड्रग की एक्यूमुलेशन नहीं होगी. यानी जैसे पहली डोज का एरिया अंडर द कर्व बना था वैसे ही एरिया अंडर द कर्व सेकंड डोज का भी बनेगा और ड्रग की किसी किस्म की एक्यूमुलेशन बॉडी में नहीं होगी. सो एट फिक्स डोजेस
एंड डोजेज इंटरवल, जब डोज फिक्स हो और डोज इंटरवल भी फिक्स हो। द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन बॉडी इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ ए ड्रग बॉडी में इंक्रीज होगा, एंड प्लेट्यू, और एक प्लेट्यू यानी एक स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, टू मीन प्लाज्मा लेवल हायर देन द पीक कंसंट्रेशन ऑब्टेन फ्रॉम द इनिशियल डोज। तो एक प्लेट्यू लेवल अचीव हो जाएगा जिसमें थोड़ा सा ये देखिए कि ये पीक कंसंट्रेशन, ये ट्रफ कंसंट्रेशन, पीक ट्रफ, या सीपी मैक्स सीपी मिन, सीपी मैक्स सीपी मिन, ठीक है। लेकिन इसका एक प्लेट्यू हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान एवरेज कंसंट्रेशन अचीव हो जाएगी। एज रिपीटेटिव इक्वल डोजेज आर गिवन एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, और सेम डोजेज यानी इक्वल डोजेज यानी फिक्स डोजेज, कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी यानी फिक्स डोजिंग इंटरवल से आप दे रहे हैं, द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व प्लेट्यू विल अचीव एंड द स्टेडी इज ऑब्टेन, स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन। उस स्टेडी स्टेट को हम यहाँ पे सीपी एवरेज या एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन कहेंगे। नाउ स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एट स्टेडी स्टेट प्लाज्मा ड्रग लेवल फ्लक्चुएट बिटवीन सी मैक्स इन्फिनिटी एंड सी मिन इन्फिनिटी। जैसा आपने ये देखा था कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होने के बाद सी मिक्स, सी मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा वो इस एवरेज, इसके दरमियान एवरेज कह लीजिए कि अगर इसके दरमियान कहूँ तो वो एवरेज होगी, ये मैक्स हो गया, ये मेन हो गया, इसके दरमियान फ्लक्चुएट करेगा। वंस द स्टेडी स्टेट इज ऑब्टेन यानी एवरेज स्टेडी स्टेट अचीव हो गया, दीज वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम डोज टू डोज। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी, एंड द AUC बिटवीन डोजेज इज ऑल्सो कांस्टेंट ड्यूरिंग द डोजेज इंटरवल एट स्टेडी स्टेट। यानी इसका मतलब ये होगा हर डोज के दरमियान का जो AUC होगा वो भी कांस्टेंट होगा, यानी वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। सेम AUC स्टडी जो AUC होगा वो हर पहली डोज का दूसरी डोज से मैच करता होगा, दूसरी डोज का तीसरी डोज से मैच करता होगा AUC, यानी सेम AUC अचीव होगा। अच्छा, इन्फिनिटी इसलिए कह रहे हैं कि वो टाइम है क्योंकि आफ्टर मल्टीपल डोजेस इनफाइनाइट टाइम पे एक इनफाइनाइट कंसंट्रेशन जो होती है वो अचीव हो जाती है। इनफाइनाइट टाइम पर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है या CP एवरेज अचीव हो जाती है। तो C मैक्स इन्फिनिटी की इंपॉर्टेंस क्या है? क्रिटिकल फॉर डिटरमाइनिंग ड्रग सेफ्टी मस्ट ऑलवेज रिमेन बिलो MTC इंडिकेट ड्रग एक्यूमुलेशन लेवल। C मैक्स जो हो वो इतना हो, ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन इतनी अचीव हो जो कि MTC से बिलो रहा है, क्योंकि MTC से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब है ड्रग एक्यूमुलेट हो रही है और टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से नो एक्यूमुलेशन, इफ C मैक्स इक्वल मैक्स यानी आफ्टर द फर्स्ट डोज देन देयर इज नो ड्रग एक्यूमुलेशन, यानी पिछली ड्रग की कंसंट्रेशन के बराबर होगा C मैक्स, तो इसका मतलब है जो पिछली डोज की C मैक्स थी उसकी C मैक्स के बराबर होगा, तो इसका मतलब है किसी किस्म की ड्रग की एक्यूमुलेशन बॉडी में नहीं हो रही। हाँ, C मैक्स के लिए ये ज़रूरी है कि ये MEC से ऊपर रहे, क्योंकि MEC से नीचे जाएगा तो ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन, इफ C मैक्स इज ग्रेटर is much larger than the CN-1 max, then the significant accumulation occur during the regimen। यानी अगर C max जो होगा पिछली डोज की C max से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ड्रग की एक्यूमुलेशन हो रही है और हो सकता है वो MTC को क्रॉस कर जाए और फिर ड्रग की टॉक्सिसिटी आना शुरू हो जाए। ये एक डायग्राम है, देखें इसमें डोज नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये है टेबल 9.1 ऑफ बुक, ठीक है। प्रिडिक्टेड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन फॉर मल्टीपल डोजिंग रेजिमेन यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये टाइम 0 पर पहली ड्रग दी गई थी डोज 1, ठीक है। 1 घंटे के बाद कंसंट्रेशन ये अचीव हुई, 2 घंटे के बाद फिर 3 घंटे के बाद ये अचीव हुई, 4 घंटे के बाद कंसंट्रेशन ये अचीव हो गई और 4 घंटे पे सेकेंड डोज हमने दे दी, ठीक है। उसके बाद ये पिछली ड्रग की कंसंट्रेशन रिमेनिंग थी और ये सेकेंड डोज की कंसंट्रेशन बढ़नी शुरू हो गई, डोज 1 डोज 2 डोज 3 डोज 4, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई ये 29.9, ठीक है। फिर थर्ड डोज दी गई तो ये पिछली ड्रग की कंसंट्रेशन और ये 25.1। फिर ये जब 11th आवर आया तो इस वक्त कंसंट्रेशन थी 35, तो ये ड्रग इसका मतलब है कि बॉडी में अभी एक्यूमुलेट हो रही है, लेकिन अगर ये MTC से नीचे है तो कोई मसला नहीं है। फोर्थ डोज दी, ठीक है, तो फिर ये ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते इसके 15th आवर तक 37 हो गई, ठीक है, 35 से 37। फिर फिफ्थ डोज दी गई, तो फिर फिफ्थ डोज जब दी गई उसके एंड पे 19th आवर पे यानी अगली डोज से 1 घंटा पहले
कंसंट्रेशन हो गई ये, ठीक है 38, ठीक है। तो इस डायग्राम को ज़रा मैं एनलार्ज कर लेता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ये आ गया बुक में टेबल 9.1। तो ये देखें, हमने ये पहली डोज दी थी उस वक्त, क्योंकि ड्रग अभी दी है ओरली तो अभी एब्जॉर्ब हो रही है। अगली डोज से पहले कंसंट्रेशन 19.8 हो गई थी। फिर थर्ड डोज से पहले कंसंट्रेशन 29.9 हो गई, यानी ये फर्स्ट डोज की रिमेनिंग ड्रग और सेकेंड डोज की जो एब्जॉर्प्शन से कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये टोटल कंसंट्रेशन है। थर्ड डोज दी, फिर जब फोर्थ डोज से 1 घंटा पहले कंसंट्रेशन 35 हो गई। फिर फिफ्थ डोज से पहले 37.5, फिर सिक्स डोज से पहले 38.8, ठीक है। फिर फिफ्थ डोज से पहले 38.8, फिर सिक्स डोज के एंड पे यानी जब सेवन्थ डोज देनी थी उस वक्त कंसंट्रेशन 33.4 हो गई। यानी इसका मतलब है अब अगर मैं अगली डोज दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये 33.4 है और ये 39.4 है, यानी ड्रग कोई ख़ास एक्यूमुलेट नहीं हो रही। अब ये ड्रग की कंसंट्रेशन 39 मैक्सिमम 39-40 तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो 39-40 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर ये कंसंट्रेशन MTC से नीचे है तो इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्वालिफाई हो रहा है और जो है वो ड्रग की किसी किस्म की एक्यूमुलेशन बॉडी में नहीं हो रही, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन इज अफेक्टेड बाय एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग इन डोजिंग इंटरवल। और ये जो ड्रग की एक्यूमुलेशन है वो ड्रग की हाफ लाइफ से रिलेटेड है। वो कैसे रिलेटेड है अभी हम यहाँ पर बात करते हैं। नाउ मेजरिंग ड्रग एक्यूमुलेशन, द accumulation index R measure the drug accumulation as indicated as the ratio of maximum plasma concentration at steady state to maximum concentration after the first dose। तो R जो है वो दरअसल जो accumulation factor है वो किसका रेशो है, C max at infinity और फर्स्ट डोज की मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है। C n इज इक्वल टू का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट डोज, मैक्सिमम कंसंट्रेशन आफ्टर द फर्स्ट डोज। लाइक अगर हम ग्राफ में देखें तो ये फर्स्ट डोज है, या अगर मैं इसमें ही बात कर लूँ तो ये फर्स्ट डोज है, इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो कि ये अचीव हो रही है। फर्स्ट डोज के बाद मैक्सिमम कंसंट्रेशन 19.8 आ रही है और इनफाइनाइट पॉइंट पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी आ रही है 39.4। तो इसका रेशो जो होगा वो दरअसल मेरे पास जो है वो R कहलाएगा, एक्यूमुलेशन फैक्टर। Drug accumulation measured with R index depend on the elimination constant and dosing interval and is independent of dose। अब मैं इनकी इक्वेशन लिखता हूँ। C max की इक्वेशन ये हो गई और C जो पहली डोज थी उसकी इक्वेशन हो गई ये, ठीक है। यानी C max की इक्वेशन हो गई ये और इसकी इक्वेशन, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो डोज अपॉन वी डी आपस में कैंसिल हो गए, बस मेरे पास आर की वैल्यू किसके बराबर रह गई, आर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्सपोनेंट माइनस के टॉर, ठीक है। अच्छा, नाउ फॉर ड्रग, यानी इसका मतलब है एक्यूमुलेशन फैक्टर आर जो है वो किसके बराबर है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट एंड डोजिंग इंटरवल। फॉर ड्रग गिवन इन रिपीटेटिव ओरल डोज the time required to reach steady state depend on the elimination half life and is independent of the dose size and dosing interval length and number of doses। So if the dose or dosing interval is altered, the time to reach steady state remains the same but the final steady state plasma level change proportionately। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तमाम फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो K है, क्योंकि K का ताल्लुक हाफ लाइफ से होता है, यानी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट से। वो कैसे, हम अभी इसको प्रूव करते हैं। नाउ डोजिंग रेट एंड स्टेडी स्टेट लेवल एज मेंशन इन फिगर 9.3। इफ अ ड्रग इज गिवन एट द सेम डोजिंग रेट बट एज एन infusion 25 milligram per hour, the average plasma drug concentration will be the same but fluctuate between Cmax and Cmin will vary। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्रग हम दे रहे हैं सेम डोजिंग रेट, यानी ये देखें ये आईवी इन्फ्यूजन से दे रहे हैं और ये इंटरवल के साथ दे रहे हैं, तो इनका एवरेज जो होगा वो सेम होगा, यानी सीपी एवरेज और सीपी स्टेडी स्टेट सेम होगा। बट फ्लक्चुएशन बिटवीन सी मैक्स एंड सी मिन वेरी, जबकि मल्टी डोजिंग में जो होगा ये जो होगा मैक्सिमम और मिनिमम वेरी करेंगे। एन एवरेज स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज ऑब्टेन बाय dividing the AUC for a dose period
by the dosing interval at TOR. So at steady state, shorter dosing interval, larger dosing rate मिली। अगर आपको dosing interval कम करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि लार्जर डोजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है, मिलीग्राम पर आवर। और हायर स्टडी स्टेट के लिए एलिवेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, हायर स्टडी स्टेट के लिए एलिवेटेड प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए। यानी एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ अब हम कैसे मालूम करेंगे? व्हेन रोसम एंड टॉमी डिस्क्राइब एन इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग द टाइम टू रीच वन हाफ लाइफ of steady state level known as accumulation half life. Accumulation T half is equal to T half plus 1 plus 3.3 log Ka upon Ka minus K. अच्छा, for IV administration Ka is very rapid, approaches to infinity, क्योंकि IV के केस में ड्रग जो है फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाती है। So K is very small in comparison to Ka and can be omitted in the denominator, क्योंकि ये हमें रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो है, ये क्योंकि इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नेग्लिजिबल हो गई, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया। सो दस द इक्वेशन विल बिकम, यानी के इज़ वेरी स्मॉल, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर हटा दिया। तो एक्यूमुलेशन टी हाफ आईवी के केस में टी हाफ इज इक्वल टू टी हाफ 1 प्लस 2.3 लॉग के अपॉन के। अच्छा, के अपॉन के इज इक्वल टू लॉग 1 हो जाएगा ये, ठीक है, एंड लॉग 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई 3.3, ये भी 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, 1 रह जाएगा। टू टी हाफ इंटू 1 टी हाफ। सो एक्यूमुलेशन टी हाफ ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर आईवी इज एलिमिनेशन टी हाफ ऑफ द ड्रग। लिहाजा एक्यूमुलेशन टी हाफ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही होगी? टी हाफ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू 1 रह गई, क्योंकि देखें लॉग ये लॉग 1 हो गया, लॉग 1 0 हो गया, ठीक है। तो ये log 1 0 हो गया, तो 0 इंटू 3.3 ये भी 0 हो गया। तो 0 प्लस 1 1 रह गया, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1 है। तो टी हाफ 1 जार टी हाफ, ठीक है। तो अब आखिर में यहाँ पे क्या रह गया? टी हाफ। तो इसका मतलब है एक्यूमुलेशन टी हाफ आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के केस में ड्रग की टी हाफ के बराबर है। इसी वजह से यहाँ पर ये बात हो रही थी कि ड्रग का जो होगा वो दरअसल फॉर ड्रग गिवन इन रिपीटेटिव ओरल डोजेज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच स्टेडी स्टेट डिपेंड ऑन द एलिमिनेशन हाफ लाइफ एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डोज साइज, यानी डोज साइज से भी कोई ताल्लुक नहीं है उसका, और डोजिंग इंटरवल से भी कोई ताल्लुक नहीं है, और नंबर ऑफ डोजेस से भी कोई ताल्लुक है। सो इफ द डोज और डोज इंटरवल इज ऑल्टर्ड, द टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट रिमेन्स द सेम, बट द फाइनल स्टेडी स्टेट प्लाज्मा लेवल चेंज प्रपोर्शनेटली। अब जैसे हमने इस पे बात की थी, डोजिंग रेट एंड स्टेडी स्टेट लेवल। इफ ड्रग इज गिवन एट द सेम डोजिंग रेट बट एज एन इन्फ्यूजन 25 मिलीग्राम, यानी अगर सेम डोजिंग रेट से दी जा रही है जैसा कि आप मल्टीपल डोजिंग काइनेटिक से दे रहे थे 25 मिलीग्राम पर आवर, द एवरेज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन विल बी सेम बट द फ्लक्चुएशन इन सी मैक्स एंड सी मिन वेल वेरी। यानी एक्चुअली यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप डोजिंग इंटरवल कम करते हैं और डोज कम करते हैं तो फिर ये सी मैक्स सी मिन भी जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा, यानी जो होगा ये जो फ्लक्चुएशन कम हो जाएगी। और अगर आप डोजिंग इंटरवल बढ़ाते हैं और डोज भी बढ़ा देते हैं तो फिर ये जो फ्लक्चुएशन है एवरेज से ये भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दो की पॉइंट है कि इफ़ वी इंक्रीज द डोज साइज एंड इंक्रीज द डोजिंग इंटरवल then the fluctuation between Cmax and Cmin will also increase. And if you reduce the dosing interval and dose size, then fluctuation in Cmax and Cmin will reduce. But Cp average will same in both case. ठीक है? The Cp average will remain in both case. Okay? हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप ड्रग की जो यानी जो डोजिंग इंटरवल और डोज साइज बढ़ा देते हैं, और यानी फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल देता हूँ, अगर आप 500 मिलीग्राम 12 आवरली दे रहे हैं तो उससे जो सी मैक्स और सी मिन अचीव होगा वो अचीव होगा और सी पी एवरेज अचीव होगा। लेकिन अगर आप 500 मिलीग्राम के बजाय, जैसे मैंने कहा ना 500 मिलीग्राम 12 आवरली, आप वही ड्रग देते हैं 1000 मिलीग्राम एवरी 24 आवर, बात तो वही हो गई कि 500 मिलीग्राम दे रहे थे 12 आवरली, 1000 मिलीग्राम दे रहे हैं 24 आवरली। अब क्योंकि पहले भी वो 500 24 घंटे में तो 1000 मिलीग्राम डोज जा रही थी, लेकिन दे रहे थे हर 12 घंटे से। अब आप दे रहे हैं 1000 मिलीग्राम 24 आवरली,
तो उससे जो CP एवरेज अचीव होगा वो वही होगा जो कि 12 आवरली का CP एवरेज था, लेकिन Cmax और Cmin बढ़ जाएगा, यानी फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, नाउ टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट। 90% स्टेडी स्टेट अचीव करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 3.3 हाफ लाइफ चाहिए। 99% के लिए 6.6 और 6.65 हाफ लाइफ चाहिए। इसको 3.32 भी कह सकते हैं और ये 6.65 हाफ लाइफ भी कह सकते हैं। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कोई भी मैंने ड्रग दी है, उसका स्टेडी स्टेट 90% कितनी देर में अचीव होगा, तो आपने उसकी हाफ लाइफ को 3.32 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पता चल जाएगा इतनी देर में इस ड्रग का 90% स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। यानी सपोज दैट अगर उस ड्रग की हाफ लाइफ उस ड्रग की जो सपोज दैट उस ड्रग की स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन 10 माइक्रोग्राम पर ml है, तो उसका 90% कितना हुआ? 9। तो 9 और उसकी हाफ लाइफ है उसकी हाफ लाइफ है 10 आवर, तो 3.32 मीन्स 33.2 आवर में वो 9 माइक्रोग्राम पर ml अचीव कर लेगी, और 99% 66.5 आवर में वो 9.9 माइक्रोग्राम पर ml अचीव कर लेगी 66 आवर में, यानी उतनी 99% स्टेडी स्टेट उसकी इतने टाइम में अचीव हो जाएगा। ये और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके नॉन न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे। सो एट कांस्टेंट डोज साइज शॉर्टर द डोजेज इंटरवल, ये वही वाली बात हो रही है जो मैंने अभी बताई। कांस्टेंट डोज साइज शॉर्टर द डोजिंग इंटरवल, ये डोजिंग इंटरवल कम किया, द लार्जर द डोजिंग रेट एंड द हायर द स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल। एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग वेरीज विथ elimination half life given by multiple doses shows this relationship clearly. Now, effect of elimination half life and absorption rate constant on accumulation half life after oral administration, table 9.2. elimination half life 4 आवर है, elimination rate constant कितना है इस ड्रग का? 0.173 पर आवर। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट इसका कितना है? 1.5, तो इसकी एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ है 4.7 आवर। एलिमिनेशन हाफ लाइफ बढ़ गई, 8 घंटे हो गई, तो इसकी एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ भी बढ़ गई। ठीक है। एलिमिनेशन हाफ लाइफ 12 घंटे हुई, तो एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ भी 12.5 आवर बढ़ गई। एलिमिनेशन हाफ लाइफ 24 आवर हुई, तो ये भी उस लिहाज से बढ़ गई। एलिमिनेशन हाफ लाइफ 4 आवर, एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ 5.09 आवर। तो ये फ़र्क पड़ता है एलिमिनेशन हाफ लाइफ का। ये एलिमिनेशन हाफ लाइफ है, ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट यानी के है, और ये एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट यानी के ए है। ठीक है। तो ये में तो ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, लेकिन एलिमिनेशन हाफ लाइफ का इससे बहुत गहरा यानी टी हाफ का ताल्लुक एक्यूमुलेशन हाफ लाइफ से बहुत ज़्यादा है, और तकरीबन ये देख लीजिए कि जितनी टी हाफ होगी उस ड्रग की एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी तकरीबन उतनी ही होगी। नाउ नंबर ऑफ डोजेस टू रीच स्टेडी स्टेट। The number of doses for a given drug to reach steady state depend on the elimination half-life of a drug and the dosing interval tau. If the drug is given at a constant dosing interval at the half-life of drug, then 6.65 doses are required to reach 99% of theoretical steady state plasma drug level. यानी इसको दूसरे मानों में जो मैंने अभी यहाँ पे बात की थी कि किसी भी ड्रग को अपनी स्टेडी 99% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 6.65 हाफ लाइफ। तो हम इसको दूसरे मानों में इस तरह से भी कह सकते हैं कि द 6.65 doses are required to reach 99% of theoretical doses of plasma drug concentration to achieve steady state. So the number of doses needed to reach steady state is calculated by 6.65 T half upon tau. ठीक है, यानी 6.65 T half upon tau। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि किस ड्रग की कोई मल्टीपल डोजिंग ड्रग दी जा रही है, तो उसकी कितनी डोजेज मैं दूंगा। अब मैं टाइम नहीं पूछ रहा आपसे कि कितने टाइम के बाद जो है वो स्टेडी स्टेट अचीव होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी डोजेज के बाद अचीव होगा। तो आपने क्या करना होगा, उस ड्रग की हाफ लाइफ ली, उसको 6.65 से मल्टीप्लाई किया, उस ड्रग के टॉर से डिवाइड किया, तो आपको पता चल जाएगा कितनी डोजेज के बाद इस ड्रग की स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन। अक्सर ये फिजिशियन सवाल पूछते हैं कि मुझे बताइए कि ये ड्रग मैं दे रहा हूँ, मुझे बताइए इसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, ये एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, इसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन कब तक अचीव होगी, कितनी डोजेस के बाद अचीव होगी।
तो अगर आप इस ड्रग की हाफ लाइफ से 6.65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा कि इतने घंटे के बाद या इतने दिनों के बाद इसकी स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। और अगर आप उसको उस जो भी आंसर आ रहा है, जितने घंटे या जितने आवर आ रहा है, उसको उसके टॉर यानी डोजिंग इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो आप ये बता सकते हैं कि इतनी डोजेस देने के बाद इस ड्रग की स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाएंगे। तो आप ये जवाब जो है वो फिजिशियन को दे सकते हैं। दिस रिलेशनशिप डेमोस्ट्रेट दैट स्टेडी स्टेट अचीवमेंट इज प्रिडिक्टेबल बेस्ड ऑन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। लिहाजा आप ये रिलेशनशिप हम बता रही है कि आप पहले से डिटरमिन कर सकते हैं कि स्टेडी स्टेट जो है वो कब अचीव होगी, कितने टाइम के बाद और कितनी डोजेस के बाद। सो अलाउइंग क्लिनिशियंस टू एंटिसिपेट व्हेन थेरेप्यूटिक ड्रग लेवल विल बी रीच्ड। तो बता सकते हैं आप कि थेरेप्यूटिक लेवल कब अचीव होगा। ठीक है, तो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम clinical perspective. Again, clinical example of paroxetine. Drug characteristics: antidepressant with 21 hour elimination half life, यानी T half है इसकी 21 hour, well absorbed after oral administration. इसका T max यानी time to achieve maximum concentration approximately 5 hour and slow elimination cause gradual peak. Clinical variability: after 30 milligram daily for 30 days, Cmax range from 8.6 to 105 nanogram per ml among 15 subjects demonstrating significant individual variation. अब ये देखें 30 मिलीग्राम डेली डोज दी तो इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो वेरी करता है लोगों में वो 8.6 से 105, यानी कितना ज़्यादा वेरिएशन है, यानी 8.6 से लेके 105 तक वेरी करता है, यानी बहुत वेरिएशन है। सो अचीविंग स्टेबल स्टेडी स्टेट लेवल इज़ क्रिटिकल टू अवॉइड underdosing or overdosing patients. So pharmacists should advise patient to follow prescribed dosing interval and doses as accurately as possible. यानी जो टाइम हो उस टाइम पे डोज ले और जितनी डोज हो उतनी ही डोज ले। टेकन डोजेस टू अर्ली और टू लेट कंट्रीब्यूट टू वेरिएशन। लिहाजा इसी वजह से मैंने बात की कि उसको वो प्रिस्क्राइबिंग डोज को फॉलो करे स्ट्रिक्टली, कि अर्ली डोज टू अर्ली या टू लेट डोज ना ले वरना वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगी। एज डज इंडिविजुअल वेरिएशन इन मेटाबॉलिज्म रेट, और हो सकता है ये वेरिएशन मेटाबॉलिज्म रेट में डिफरेंस की वजह से हो सकती है। कंसिस्टेंट एडहेरेंस टू द डोजिंग शेड्यूल हेल्प्स मेंटेन थेरेप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन विद इन द डिज़ायर रेंज। और अगर पेशेंट जो होगा वो एडहेयर रहेगा यानी फॉलो करेगा, कंप्लाइंस उसका प्रॉपर होगा, यानी प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डोज यानी करेक्ट डोज एट द राइट टाइम लेगा, तो फिर उसमें जो उसका जो थेरेप्यूटिक जो रेंज होगी ड्रग कंसंट्रेशन उसके दरमियान मेंटेन रहेगी, डिज़ायर रेंज मेंटेन रहेगी और उसको थेरेप्यूटिक लेवल उसका अचीव रहेगा और उसको जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट के लिए वो ड्रग दी गई थी वो भी अचीव हो जाएगा। इसके साथ ये फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच।